महाराष्ट्र में बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने कैंपेन शुरू कर दिया है, लेकिन महाविकास आघाड़ी में अभी भी सीटों का झगड़ा नहीं सुलझा। हालांकि आज संजय राउत ने दावा किया कि सारी बात पक्की हो गई है, रात में सब फाइनल हो जाएगा, कल सुबह ऐलान कर देंगे कि कौन कितनी सीटों पर लड़ने जा रहा है। वाले जो शिवसेना का पार्टी ऑफिस है, वहाँ 11 बजे महाविकास आघाड़ी की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। मुझे लगता है महाविकास आघाड़ी में सब कुछ ठीक है और ठीक हो गया है, ये बताने के लिए ये पत्रकार परिषद है। हमारे आघाड़ी में कोई भी बिगाड़ी नहीं है। बिगाड़ी तो मुझे सामने दिख रही है। अब तक उनकी सीट शेयरिंग नहीं हो गई है, खिंचतानी चल रही है। दरअसल शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी में सांगली, भिवंडी और मुंबई यहां की सीटों का मामला फंसा हुआ है। हालांकि संजय राउत कह रहे हैं कि सब फाइनल है, कोई मतभेद नहीं है, लेकिन कांग्रेस सांगली की सीट छोड़ने को अब भी तैयार नहीं है। सांगली के कांग्रेस नेता विश्वजीत कदम ने आज बालासाहेब थोराट और पृथ्वीराज चव्हाण से मुलाकात की और इसके बाद बालासाहेब थोराट ने संजय राउत के दावे को गलत भी बता दिया। उन्होंने कहा कि सांगली सीट पर कांग्रेस का दावा अभी भी बरकरार है। कांग्रेस हाईकमान उद्धव ठाकरे से बातचीत कर रहा है। सांगलीचा जागेचा आग्रह आमचा। सांगली सीट के मुद्दे पर दिल्ली से हमारे नेता बातचीत कर रहे हैं। कांग्रेस लीडरशिप उद्धव ठाकरे से बात करके कोई रास्ता निकालेगी। सांगली सीट पर हमारा दावा आज भी कायम है। शिवसेना को भी ये ख्याल रखना होगा कि आपके बयानों से आपके दोस्त का दिल न दुखे। गठबंधन में भी कुछ भी गड़बड़ नहीं होगी, लेकिन उन्हें ये हमारे कार्यकर्ताओं और नेताओं की भावना को समझना होगा। आज कुछ ना कुछ फैसला हमें लेना ही होगा, क्योंकि कल गुड़ी पाड़वा है और आज अंतिम फैसला होना जरूरी है। आज अंतिम निर्णय हो। महाविकास आघाड़ी में दिक्कत सिर्फ सीटों को लेकर नहीं है, बल्कि उम्मीदवारों को लेकर भी है। उद्धव ठाकरे की पार्टी ने मुंबई की नॉर्थ वेस्ट सीट से अमोल कीर्तिकर को उम्मीदवार बनाया है। अब कीर्तिकर पर खिचड़ी घोटाले का आरोप है, उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। ईडी ने आज अमोल कीर्तिकर से मुंबई के दफ्तर में पूछताछ की है। कीर्तिकर से ईडी ने तीसरी बार जांच की, पूछताछ की। करीब 7 घंटे तक चली पूछताछ के बाद जब अमोल कीर्तिकर बाहर आए तो उन्होंने कहा कि ईडी के सारे सवालों के जवाब उन्होंने दे दिए हैं। उन्हें अगली पूछताछ के लिए कोई डेट नहीं दी गई है, लेकिन ईडी अगर बुलाएगी तो दोबारा जाएंगे। लेकिन अब इस सीट पर दावेदारी कर रहे संजय निरुपम फुल फॉर्म में है। संजय निरुपम ने कहा कि अमोल कीर्तिकर तो सिर्फ मोहरा है, खिचड़ी घोटाला तो संजय राउत ने किया है, इसलिए इस मामले में सबसे पहले संजय राउत को गिरफ्तार करना चाहिए। असली खिचड़ी चोर तो संजय राउत है और खिचड़ी घोटाले का किंग पिन और सूत्रधार तो स्वयं संजय राउत है। इनकी अपनी बेनामी कंपनी है जिसमें इनके साथ के घोषित पार्टनर हैं सह्याद्री रिफ्रेशमेंट। सह्याद्री रिफ्रेशमेंट को कोविड के जमाने में जब बीएमसी ने खिचड़ी सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट देना शुरू किया तो 6 करोड़ 37 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला। उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला था कि 33 रुपए में 300 ग्राम खिचड़ी आप सप्लाई करें। चूंकि अनुभव नहीं था, इसलिए वो पूरा खिचड़ी बनाने के बजाय उन्हें एक सब कॉन्ट्रैक्ट दिया और सब कॉन्ट्रैक्ट देते समय 16 रुपए में सिर्फ 100 ग्राम खिचड़ी सप्लाई करने का आदेश दिया। मतलब गरीब लोगों के लिए जो 300 ग्राम की खिचड़ी थी उसमें 200 ग्राम खिचड़ी संजय राउत की कंपनी ने और उसने चुरा ली। इसके बदले उनको 1 करोड़ की रिश्वत मिलती है, दलाली मिलती है। वो दलाली वो अपनी प्यारी सी बेटी और भाई और अपने पार्टनर के नाम पे लेते हैं। संजय राउत ने पहले भी अपनी पत्नी के नाम पे रिश्वत ली पतराचाल घोटाले में, अब वो बेटी के नाम पे रिश्वत ले रहा है। तो ऐसा संजय राउत जो स्वयं खिचड़ी घोटाले में शामिल है, उसकी भी जांच होनी चाहिए और उसकी जांच के लिए ईडी को प्राथमिकी दर्ज करनी चाहिए और उसकी जांच के दरमियान उसको गिरफ्तार करना चाहिए। ये मांग लेकर के मैं आज आपके सामने। संजय निरुपम को जवाब दिया उद्धव ठाकरे की पार्टी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने। उन्होंने कहा संजय निरुपम फूके हुए कारतूस हैं, वो इस तरीके के बयान देकर सनसनी फैलाना चाहते हैं, बीजेपी को खुश करना चाहते हैं ताकि वहां से टिकट मिल जाए। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि निरुपम जो कहते हैं कहते रहें, कोई उनको सीरियसली नहीं लेता। एक्चुअली गंभीर घोटाला उनके सर पे है, उनके दिमाग में है संजय निरुपम जी के। और घोटाला इनके दिमाग में इसलिए है क्योंकि उनको सीट टिकट नहीं मिली, उम्मीदवारी नहीं मिली। ये वो संजय निरुपम जी हैं जहां उनके साथ 5 लोग नहीं खड़े हुए हैं कांग्रेस पार्टी के। ये वो संजय निरुपम जी हैं जब महाविकास आघाड़ी की मीटिंग्स होती थी, उनकी सीट शेयरिंग को लेकर सबको पता था कि क्योंकि ये शिवसेना की विनिंग सीट है, हम उस पर दावेदारी नहीं ठोकेंगे।
ये वो संजय निरुपम जी हैं जो एक बुझे हुए कारतूस हैं, अब धमाका करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कितनी भी कोशिश कर ले, और भाषा किसकी बोल रहे हैं? भाषा बोल रहे हैं बीजेपी की, इस उम्मीद में कि बीजेपी उन पर रहम करेगी और इनको टिकट दे देगी। पर मैं आपको कह दूं और कॉन्फिडेंस से कह रही हूं, आप संजय राउत जी पे आरोप लगाने की कोशिश करिए या अमोल कीर्तिकर जी पे लगाने की कोशिश करिए, जनता जान रही है किस तरीके से ईडी, सीबीआई, आईटी का इस्तेमाल हो रहा है केंद्र सरकार की तरफ से। संजय राउत जी ने तो अग्नि परीक्षा दी है। जेल में रहकर जब उनको बेल मिली थी, क्लियरली कहा था कि एक सिविल केस को क्रिमिनल केस बनाने की कोशिश की, उनको फंसाने का काम हुआ है। तो ये कितने भी आरोप लगा ले, वो आरोप 5 उंगलियां उनकी तरफ भी आती हैं कि आप तब तक क्यों चुप रहे थे जब तक आपकी उम्मीदवारी जाहिर नहीं हुई। महाविकास आघाड़ी में जमकर बयानबाजी हो रही है, लेकिन शरद पवार को इस बार सबसे ज्यादा टेंशन है अपनी बारामती की सीट की। वैसे लोकसभा सीट पर शरद पवार का दबदबा रहा है, लेकिन इस बार वहां के समीकरण बदल गए हैं। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले के सामने अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार उम्मीदवार है, और ये पहला मौका है जब शरद पवार को बारामती में चुनाव के दौरान डेरा डालना पड़ा। आज एक चुनावी रैली में शरद पवार ने कहा कि जो लोग ये सोचते हैं कि वो बूढ़े हो गए हैं, उन्हें वो बताना चाहते हैं कि वो रुकने वाले, थकने वाले नहीं है। शरद पवार ने कहा कि एक दौर था जब मोदी उन्हें अपना राजनीतिक गुरु कहते थे, अब वक्त बदल गया है, लेकिन तानाशाही के खिलाफ उनकी लड़ाई अब भी जारी है। नरेंद्र मोदी जब बारामती आए तो उन्होंने कहा कि मैंने आज जो कुछ किया वो शरद पवार की उंगली पकड़कर सीखा है। ये बात देश के प्रधानमंत्री ने उस वक्त कही थी जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, लेकिन वही नरेंद्र मोदी आज अलग भूमिका लेते हैं। क्या हम इसे लोकतंत्र कह सकते हैं? ये तानाशाही है। अगर हमने ये तस्वीर नहीं बदली तो आने वाले समय में सत्ता मुट्ठी भर लोगों के हाथ में चली जाएगी। सत्ता जब एक व्यक्ति के हाथ में रहती है तो भ्रष्ट हो जाती है। सत्ता नरेंद्र मोदी के हाथ में केंद्रित हो गई है और हमें सत्ता को उनके हाथ से छुड़ाना होगा। मेरे विरोधी मेरी उम्र का जिक्र करते हैं। मेरी उम्र 82-84 साल गिनाते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि तुमने अभी तक मुझे देखा ही कहाँ है। मैं रुकने थमने वाला शख्स नहीं हूँ। जब तक आप लोग मेरे साथ हैं तब तक मैं आपकी सेवा करता रहूंगा। बारामती में अजीत पवार ने भी पूरी ताकत लगा दी है। सुनेत्रा पवार भी घूम घूम कर प्रचार कर रही हैं, लेकिन चुनाव के दौरान परिवार के सदस्य एक दूसरे पर पर्सनल अटैक नहीं कर रहे। सुनेत्रा पवार ने कहा कि लोगों की मांग पर उन्हें बारामती से कैंडिडेट बनाया गया है। उन्हें सुप्रिया सुले से कोई नाराजगी नहीं है। लड़ाई विचारधारा की है, परिवार तो आज भी एक ही है। विपक्षी आरोप लगाते हैं कि उन्होंने अपने पार्टी को तोड़ दिया, अपने परिवार को तोड़ दिया। आप जब ऐसे आरोपों को सुनती हैं तो क्या मन में होता है और किस तरीके से आप जवाब देती हैं? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि वो तो पार्टी में है, पार्टी प्रमुख है वो अभी तो। सुप्रिया सुले हैं आपके खिलाफ, आपके ही परिवार की हैं। वो लगातार मीडिया में यही कह रही हैं या अपने बयानों में ये कह रही हैं, आपको आप अपनी माँ बता रही हैं और बोल रही हैं कि माँ हैं वो हमारी। माँ से किस बात की लड़ाई? हाँ, मैं तो वही आपसे सबसे मैं बोल रही हूँ कि ये राजनीति जो है वैचारिक लड़ाई है ये तो रिलेशन की लड़ाई नहीं है। तो राजनीति के तरफ और रिलेशन की जगह होना चाहिए, यही मेरा भी कहना है। लेकिन ये इस बयान को कैसे देखती हैं आप कि सुनेत्रा वहिनी तो हमारी माँ हैं? वो हमारे रिलेशन तो अच्छे ही है ना। चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है? बहुत ही अच्छा चल रहा है। आपने देखा सुबह से कितना अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है, कितने लोग उत्साह से शामिल हो रहे हैं सब प्रचार फेरीज में। कहीं कहीं पे मैं जा रहा हूँ तो लोगों के अंदर एक बड़ी अफसोस सी चीज़ दिखती है। उनका कहना है कि अगर दोनों साथ में ही रहते, परिवार एक ही रहता तो ज़्यादा बेहतर रहता। हाँ, वो तो पिछले 50 सालों से सब इकट्ठा देखते आए, तो वो तो बॉन्डिंग था, तो लोगों में थोड़ा सा कुछ है अभी ऐसा। कंफ्यूजन तो नहीं है ना लोगों में कि किसको वोट देना? कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन लगता तो है। मतलब किससे वोट देना है इसको लेके कंफ्यूजन तो नहीं है लोगों में? कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि जब तक मैं उम्मीदवार नहीं थी तब तक थोड़ा सा कुछ था उनके, लेकिन जब से मैं उम्मीदवार हूँ तब तक सब लोगों में प्योरिटी आ गई है। उनमें अपना जो भी विचारधारा है उन्होंने अभी क्लियर की है। महाराष्ट्र में एक और परिवार में झगड़ा चल रहा है और लंबे वक्त से चल रहा है। वो परिवार है ठाकरे परिवार। उद्धव ठाकरे महाविकास आघाड़ी का हिस्सा हैं, लेकिन राज ठाकरे ने अभी ऐलान नहीं किया है कि वो किस तरफ जाएंगे। हालांकि राज ठाकरे ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की थी, लेकिन अपने पत्ते अभी तक नहीं खोले।
कल गुड़ी पड़वा के मौके पर राज ठाकरे एक रैली करने जा रहे हैं और इस रैली में राज ठाकरे इस बात का ऐलान करेंगे कि वो किस तरफ हैं। आज देवेंद्र फडणवीस ने उम्मीद जताई कि राज ठाकरे महायुति के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उनकी विचारधारा भी वही है जो भाजपा की है। राज ठाकरे जी ने कहा है कि उनकी भूमिका वो कल स्पष्ट करेंगे, तो मैं अपेक्षा व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मोदी जी को समर्थन देना चाहिए। पिछले कुछ सालों में उन्होंने जो हिंदुत्व का एजेंडा दिया है, उनका हिंदुत्व का एजेंडा ये हमारे एजेंडे से मिलता जुलता इस प्रकार का मिलने वाला एजेंडा है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार की ताकतें बटी रहे ये ठीक नहीं है, और मैं अपेक्षा व्यक्त करता हूं कि वो निश्चित रूप से मोदी जी के साथ जाएंगे।